पदार्थ विज्ञान का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस है आयुर्वेद निरूपण। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से। पहले हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और वेटेज इसका कितना है, तो उसके हिसाब से हम इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर करना है या फिर नहीं करना है। तो मोस्टली तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे, क्योंकि इससे तीनों आ सकते हैं। लाइक एक एलएक्यू भी आ सकता है, एक एसएक्यू भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। लाइक इस पे उतना कंटेंट है कि इसमें फ्रेमिंग हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस की। बट हम अब एग्जैक्ट देखते हैं। यूजुअली ब्लूप्रिंट तो फॉलो होता है फर्स्ट ईयर में, बट कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत रेयर है। लाइक 95% बोलूँ तो मैं ब्लूप्रिंट फॉलो होता ही है। तो अब देखते हैं। तो पहले है एमसीक्यूज़ में। तो देखो फर्स्ट उधर दिया है टॉपिक नंबर 1, मतलब एक एमसीक्यू आएगा इसमें से, और एक है 17 नंबर का एमसीक्यू टॉपिक नंबर 1 से। मतलब बेसिकली 2 एमसीक्यूज़ इसमें से आ सकते हैं, बट एक तो फॉर श्योर आएगा ही। फिर एसएक्यू, आपको पेपर पैटर्न तो पता है ना कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, फिर एसएक्यू होते हैं और फिर एलएक्यू होते हैं 40 मार्क्स के। तो एसएक्यू में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। उसके अंदर भी देखो फॉर श्योर एक मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें से गारंटी एक एसएक्यू आने ही वाला है। तो हमें उसको कंसिडर करते हुए ये चैप्टर को पढ़नी है। फिर है एलएक्यू। एलएक्यू में भी सेम है कि एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। अगर टॉपिक 1 से आया मतलब टॉपिक 2 से नहीं आएगा क्वेश्चन, या टॉपिक 2 से आया मतलब चैप्टर नंबर 2 से आया तो चैप्टर नंबर 1 से नहीं आएगा। ओके, तो हम अभी पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें। फर्स्ट है, अगर आपने एनसीईआरटी का ब्लूप्रिंट देखा है तो उसमें थोड़े टॉपिक्स कंसिडर किए कि आपको वो आने ही चाहिए। वो मैंने लास्ट में डाला है कि आपको वो क्वेश्चंस ये पूरा पढ़ने के बाद आना चाहिए। तो अगर आपको सपोज़ क्वेश्चन आता है, यूजुअली आएगा तो एसएक्यू के लिए आएगा, वरना नहीं आएगा आयु का कुछ भी है तो है लक्षण ऑफ आयु। ठीक है, तो लक्षण ऑफ आयु में अभी तुम्हें आंसर कैसा लिखना है। लाइक अभी हम न्यू आयुर्वेदा में हैं, हमें लाइक कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो मैं तुम्हें सबसे पहला चीज़ ये बोलूँगी ना कि तुम कुछ भी लिख रहे हो तो सबसे पहले रेफरेंस लिखो। ओके, सो हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लक्षण ऑफ आयु। ठीक है, तो अभी आंसर अगर लिखना है, अगर समझो क्वेश्चन में पेपर आ रहा है तो आपको आंसर में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि तुम्हें रेफरेंस मेंशन करना है, क्योंकि इससे ना इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर पे। लाइक अगर जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है ना, उसको आइडिया आ जाता है कि हाँ तुमने ये पढ़ा है टॉपिक, क्योंकि तुम्हें रेफरेंस पता है कि कौन से बुक में दिया है। फॉर सपोज अगर दो मतलब एक नॉर्मल इंसान है पर 2 पर्सन है, ठीक है, और उनमें से एक आके एक थर्ड पर्सन आ रहा है और उनको एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा है कि एनिमल्स या ऐसा सब कहाँ दिखता है, लाइक टीवी पे कौन से चैनल पे आता है। तो अब जो दूसरा उसमें से एक पर्सन ऐसा है जो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ 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 इसमें ये दिखाता है वो दिखाता है, वो पूरा कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको चैनल का नाम ही नहीं पता है। और जो दूसरा है वो बोल रहा है कि हाँ एक डिस्कवरी टीएलसी चैनल टीसीएल चैनल समथिंग है जिसके ऊपर आता है। तो अगर वो जो थर्ड पर्सन जो क्वेश्चन कर रहा है वो किस पे ज़्यादा भरोसा करेगा, उस पर करेगा ना जिसको चैनल का नाम पता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेसिक है कि इसने ऑलमोस्ट देखी है चीज़ें, इसको पता है कि वो कहाँ कहाँ दिया है। वैसे ही तुम्हारा भी जाता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो सबसे पहले यू शुड स्टार्ट विद द रेफरेंस कि वो कौन से रेफरेंस से दिया है। अब रेफरेंस है तो मतलब तुम्हें श्लोक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर श्लोक आता है तो वेरी वेल एंड गुड, तुम्हें स्कोरिंग के लिए अच्छा है। और मैं बोलूँगी कि श्लोक करो, अभी तो स्टार्ट है तो तुम स्टार्ट से कर सकते हो। और बाकी देखो मैंने इसमें जो ये पीपीटी बनाई है ना, ये पीपीटी में सिर्फ इम्पोर्टेंट श्लोक दिए और ऐसे श्लोक दिए ना कि तुम कितना भी इनसे भागो बट तुम्हें करना ही पड़ेगा एट दी एंड। बहुत लिमिटेड श्लोक्स है ये चैप्टर में, तो आई वुड सजेस्ट कि कर लो। ठीक है, तो हम आयु की निरुक्ति से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है मतलब आयु का बेसिक मतलब क्या होता है। आयु का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो इसमें एक वो श्लोक दिया है, आयुः इति जीवित कालः। ये किसने दिया है, अरुंधत। ठीक है, ये एक कमेंटेटर है, उन्होंने दिया है। तो बेसिकली यही दिया है कि एक पीरियड ऑफ लाइफ जो है, मतलब जितना लाइफ में टाइम होता है उसी को हम लोग आयु बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस है आयु पर्याय। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि आयु बेसिकली क्या है, उसकी निरुक्ति क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ना ज़्यादा लाइक श्लोक्स नहीं दिए हैं और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ स्किप कर रहे हो ना फिर भी आपको एनाटॉमी में करना ही है, तो ये श्लोक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको ये श्लोक करना है। अभी आप श्लोक करोगे कैसे, तो आप अभी एक बार जब मैं बता रही हूँ तो एक बार रीड करो उसको,
2-3 फ्रेंड्स है तो रीड करो, लाउडली रीड करो, ताकि वो आपके लाइक बैठ जाए, मुंह में बैठे, एटलीस्ट वो वर्ड्स जो है वो फेमिलियर हो जाए। उसके बाद तुम एक बार अभी जब रीड करोगे, फिर उसके बाद रात में एक बार करना, सुबह एक बार करना, और मेमोराइज़ करने की इसको कोशिश करना। और फिर ऐसे तुम सुबह रात ऐसे 2-3 दिन करोगे ना कंटिन्यूसली, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगो, धारी, जीवितम, नित्यगश्च, अनुबंधश्च, पर्याय, रायु, रुच्यते। ठीक है, तो बेसिकली जो अपनी लाइफ है ना, वो 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी है। अब वो 4 चीज़ क्या है, तो देखो पहले हम श्लोक समझते हैं, फिर तुम रीड करना। शरीर मतलब बॉडी, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, सत्व मतलब माइंड, आत्मा मतलब सोल। जब ये 4 कंपोनेंट्स एक साथ में कंबाइन होते हैं ना, उसको ही हम लाइफ कहते हैं। ओके, तो वही दिया है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग मतलब संयोगो। तो धारी, जीवितम मतलब धारी और जीवितम क्या है, उसके सिनोनिम्स है। किसके, आयु के सिनोनिम्स है। ओके, तो धारी बेसिकली क्या है, जैसे धारा होती है ना अपनी नदी की धारा होती है, उसी को हम धारी कहते हैं। ठीक है, तो देर इज़ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लाइफ बट देर इज़ नो ऑकरेंस ऑफ गैंग्रीन और इंडिकेशंस ऑफ डेथ, तो उसको हम धारी कहते हैं। ये जो पीपीटी है ना, इसमें वो डेथ है वो एंड में आएगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम है ये पीपीटी में। ओके, अब सेकेंड वाला है जीवितम। अभी जीवितम बेसिकली क्या है कि जो एक स्टेट ऑफ इसमें लाइफ लाइक जो बेस है लाइफ का, उसको हम जीवन, अभी जीवन जैसा है, और आयु तो बेसिकली एक दूसरे के सिनोनिम्स है। फिर नित्यग, नित्यग मतलब एक ऐसा चीज़ जो बार बार हर सेकंड मूव करता रहता है, कभी रुकता नहीं है, तो उसको हम नित्यग बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ कभी ऐसा होता है कि स्टॉप हो गई है बीच में, नहीं, अगर लाइफ अगर स्टॉप हो गई तो उसको हम डेथ कंसिडर करेंगे। तो लाइफ मीन्स इट कीप्स ऑन ऑलवेज, इट कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, फिर अनुबंध, अनुबंध क्या है कि लाइफ जो है ना, वो जब तक बॉडी से लाइक हमेशा एक चीज़ से कनेक्टेड है। ठीक है, हमेशा दूसरे से बाइंडेड है, लाइक वो अगर उसको छोड़ दिया तो वो दूसरे चीज़ से बाइंड हो जाएगा। अभी जैसे अपनी लाइफ है, अगर वो बॉडी में है तो ठीक है, अगर वो डेड हो गई तो वो लाइफ क्या होगी, दूसरे बॉडी से बाइंड हो जाएगी। तो इट ऑलवेज कीप्स ऑन कनेक्टिंग। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या है, पर्याय, रायु, रुच्यते। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसके पर्याय है, मतलब बेसिकली क्या हुए पर्याय, इन द सेंस वही कि सिनोनिम्स है उसके। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करोगे आप, अकॉर्डिंग टू चरक सूत्रस्थान, वो च और सू दिया है ना श्लोक में, उसका मतलब है चरक सूत्रस्थान, फर्स्ट अध्याय, श्लोक नंबर 42। ये फर्स्ट लाइन होना चाहिए आपके आंसर में, तो आपको स्कोरिंग के लिए अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद आप ये श्लोक लिखो, फिर उसके सिनोनिम्स लिखो। अब सिनोनिम्स लिखे, धारी लिखा आपने, तो उसको एक्सप्लेन कर दो कि धारी क्या है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लाइफ जस्ट लाइक द रिवर, देर इज़ नो ऑकरेंस ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन इज़ बेसिकली जहाँ पे ब्लड स्टैगनेंट हो जाता है ना, वहाँ पे ऐसा ब्लैकिश कलर का डिस्कलरेशन पैच काइंड ऑफ आ जाता है, तो उसी को हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं अभी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब आई थिंक ये टॉपिक तो क्लियर है सबका। फिर उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ आयु, तो ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर आपको निरुक्ति लिखने बोला आयु का, बेसिकली ना क्वेश्चन टफ नहीं होते, बट उनको समझना और उनका एग्जैक्ट आंसर लिखना इज टफ। तो अगर आप हर टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो टॉपिक का लाइक मेन क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। अब अगर डेफिनेशन ऑफ आयु आया तो देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया कि आयु इज सेड टू बी द यूनियन ऑफ, वही चारों चीज़ का जब यूनियन होता है हम उसको आयु बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वही दिया कि आयु इज़ द स्पैन ऑफ लाइफ, जो मैंने बोला ना वही एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब है असेसमेंट ऑफ आयु, या फिर इसको हम आयुर्वेद लक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, आयु और आयुर्वेद में डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम आयुर्वेद के लक्षण करेंगे। तो इसमें है श्लोक चरक सूत्रस्थान में दिया है, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 41, हिताहितं सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितं मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो, सिंपल है, लास्ट में यही श्लोक याद आते हैं, फिर आंसर बढ़ाने के लिए हेल्प आउट होता है। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि जो हमारी आयु है उसको हम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में भी देख सकते हैं और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट में भी देख सकते हैं। तो अगर हम उसको क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में देखें तो वो कैसे डिवाइड हो सकती है, 4 इसमें। अभी देखो इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द टाइप्स ऑफ आयु, तो उसमें तुम लिख सकते हो हित आयु, अहित आयु,
सुख आयु, दुख आयु। अभी हित आयु बेसिकली क्या है, यूज़फुल लाइफ, लाइक तुम उसमें सब बेनिफिशियल चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारे लाइफ आयु के लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, उसको हम हित आयु बोलते हैं। अहित आयु मतलब ऐसी चीज़ें तुम कर रहे हो जो तुम्हारे हेल्थ के लिए या तुम्हारी आयु लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, लाइक नॉन बेनिफिशियल थिंग। अभी जैसे तुम सुबह उठ के योगा कर रहे हो तो ये किस में आएगा, हित आयु में, ओके। तुम रोज़ स्मोक कर रहे हो तो ये किस में आएगा, अहित आयु में, क्योंकि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या तुम्हारी आयु के लिए अच्छा नहीं है। फिर सुख आयु, सुख आयु मतलब जो एक हैप्पी लाइफ है उसको हम सुख आयु बोलेंगे। अभी एक पर्सन है जो बिना लाइक उसकी लाइफ में कोई डिजीज़ नहीं है फ़िलहाल, ऑन द मतलब जो डेट है टू टिल डेट उसमें अभी फ़िलहाल कोई डिजीज़ नहीं है, ही इज़ लिविंग अ हेल्दी लाइफ, तो वो कैसी आयु है, सुख आयु है। और दुख आयु मतलब उसमें डिजीज़ है या वो लाइफ से बहुत सोशली प्रॉब्लम है, उसको मेंटली प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस वैसे है, तो वो हो गया दुख आयु, ठीक। सो बेसिकली ये सेकेंड वाला जो है क्वान्टिटेटिव असेसमेंट वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको ये मेनली 4 पता होना चाहिए क्वालिटेटिव के हिसाब से, बट क्वांटिटेटिव के हिसाब से भी मैं बता देती हूँ। प्रकृति और विकृति है। प्रकृति इज़ बेसिकली जो तुम लाइक क्या बोलते हैं उसको, सब जितने भी तुम्हारे फंक्शंस हैं ना वो एकदम प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तुम्हारी प्रकृति इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको आगे आएगा बेसिकली, वो समझेगा। तो इसका इन शॉर्ट मतलब यही है कि जितने भी तुम्हारे सेंसेस है, माइंड है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और उसी को हम लोग प्रकृति बोलते हैं। और विकृति मीन्स डिफॉर्मिटीज़, लाइक तुम्हें कोई डिफॉर्मिटी है या तुम्हारे जितने फंक्शंस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, और वो बेसिकली अगर तुम्हें साइंस ऑफ डेथ दिख रहे हैं तो फिर वो है विकृति, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है आयु के लक्षण। तो जो ये आयु के लक्षण है इसको हम आत्मा के लक्षण भी बोलते हैं। और अगर आप अभी एनसीईआरटी का सिलेबस देखोगे ना तो आत्मा आपको बहुत जगह पे लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी है, जैसे क्रिया शरीर में भी आत्मा है, और इसमें भी है आगे एक प्रॉपर एक चैप्टर है आत्मा पे। तो मैं बोलूँगी आपको कि आप ये श्लोक स्किप मत करो, क्योंकि ये श्लोक ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने अभी स्किप भी किया ना, आपको इन फ्यूचर तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी स्टार्ट है, पढ़ लो। अब मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताती हूँ श्लोक का। तो ये जो श्लोक है ये हमने चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर के 71 नंबर का श्लोक है, ओके। तो है प्राणपानो निमेषधा जीवनम मनसो गतिः इंद्रियांत संचारः प्रेरणं धारणं च यत् देशांतर्गतिः स्वप्ने पचत्वग्रहणं तथा दुष्टस्य दक्षिणेनाक्षणः स्वेय नाम कमस्तथा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृतिः बुद्धिः स्मृति अहंकारी लिंगानि परमात्मनः। तो अभी प्राण और अपान, प्राण इज़ बेसिकली इंस्पिरेशन, जो हम इंस्पायर कर रहे हैं। तो अभी मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन है जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों कर पा रहा है तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे कि वो लिविंग है, मतलब उसकी लाइफ है। तो हम इसको एज अ लक्षण मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेंशन कर सकते हैं ना कि हाँ, अगर इंसान कोई है पर्सन जो इंस्पायर भी कर रहा है, एक्सपायर भी कर रहा है, मतलब वो उसमें उसके अंदर लाइफ है, तो बेसिकली दिस आर आयु लक्षण। तो ये हो गया प्राणपानो। अभी निमेषधा, निमेष इज़ बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आइज, ठीक है। फिर जीवनम, जीवनम इज़ लाइफ। फिर मनसो गति इज़ मेंटल, आप कितने अलर्ट हो या आपकी मेंटल जो भी पावर है वो चल रही है, आप थिंग्स को परस्यू कर पा रहे हो, सब कर पा रहे हो, तो वो है मनसो गति, ठीक है। फिर हाँ, वो है मनसो गति। फिर उसके बाद है इंद्रियांत संचार, मतलब आप अभी खाना खा रहे हो बट आप खाना खाने के साथ साथ टीवी भी देख रहे हो, तो आपके जो 2 इंद्रिय है वो एक दूसरे से लाइक साथ में काम कर रहे हैं ना। बेसिकली एक्शंस जो है वो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ टीवी देख पा रहे हो तो खाना नहीं खा पा रहे हो, या खाना खा रहे हो तो टीवी नहीं देख पा रहे हो, आप दोनों साथ में कर पा रहे हो। तो इसका मतलब होता है इंद्रिय अंतर संचार, मतलब एक्शन शिफ्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन टू द अनदर, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल दिया है, एक्शन शिफ्टेड फ्रॉम विजुअल टू ऑल फैक्ट्री, ऐसा। या फिर आप खाना खा रहे हो और फिर देख रहे हो कुछ, खाने को स्मेल भी कर रहे हो और फिर खा भी रहे हो, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद है प्रेरणम, प्रेरणा और धारण, ठीक है। प्रेरणा इज़ मोबिलिटी, मतलब आप मूव कर पा रहे हो, तो दैट इज़ मोबिलिटी, दैट इज़ प्रेरणा। और फिर धारणा मतलब आपके माइंड कितना स्टेबल है, लाइक अगर आप कोई चीज़ पे ध्यान लगा पा रहे हो तो दैट इज़ धारणा, ठीक है। फिर देशांतर गति स्वप्ने, मतलब आप
ड्रीम्स में अपना मूव कर पा रहे हो, वही है कि आप सपना देख रहे हो, आपको सपने आ रहे, लाइक आपकी प्रॉपर स्लीप है और आप ये कर रहे हो। फिर पचत्व ग्रहणम मतलब एंटिसिपेशन ऑफ डेथ, ठीक है। फिर उसके बाद है दुष्टस्य अक्षिणाक्षिणः। इसका बेसिकली मतलब क्या है ना कि देखो, आपने ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन है या कोई चीज़ है जो आपने ऐसा लगता है कि हाँ हमने ये पहले कभी देखी है, बट आप अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपने हाँ कि हम जानते हैं ये, तो वो जो हमारा नॉलेज है जो हमने ऑलरेडी एक, अब ये बेसिकली इसका मतलब ये है ना कि आपने राइट आँख से देखा और आपके नॉलेज लेफ्ट आँख को मिल गई, ठीक है। क्यों मिल गई लेफ्ट आँख को? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने वो चीज़ देखी हुई है और सुनी हुई है प्रीवियस लाइफ में, तो इसलिए वो आपको रिलेट करने हो रहा है। बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ अ मेमोरी कि आपने पहले देखा है और अभी आप रिकॉल कर पा रहे हो उसको, ठीक है। फिर इच्छा इज़ बेसिकली कोई चीज़ की इच्छा रखना, डिज़ायर रखना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ। द्वेष मतलब हेटरेड, किसी के तरफ ये रखना कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, ऐसा। सुख तो आपको पता है हैप्पीनेस। दुख इज़ एनी काइंड ऑफ मिसेरी। प्रयत्न इज़ जो आप एफर्ट्स ले रहे हो, लाइक अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल एक कोई बेसिक चीज़ ले लो कि अगर आपको टॉप करना है क्लास को सपोज, तो आपको कुछ तो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ना कि ऐसे ही टॉप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो वो जो एफर्ट्स लेते हैं उसी को हम लोग प्रयत्न बोलते हैं। फिर चेतना इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज़ लाइक आपकी खुद की कॉन्शियसनेस की मुझे पता है कि अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट कॉन्शियसनेस इज़ बेसिकली आप कॉन्शियस हो वो चीज़ को लेके कि हाँ मुझे पता है मुझे ये करना है या समथिंग ऐसा, ठीक है। फिर है धृति इज़ बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जो आपका जो माइंड है वो कितना स्टेबल है। फिर बुद्धि इज़ योर इंटेलेक्ट पावर, कि आप इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको कितनी जल्दी चीज़ें याद हो रही है या ऐसा, मतलब याद इन द सेंस याद नहीं कि राइट और रॉन्ग में फ़र्क क्या है, वो आप समझ पा रहे हो। फिर उसके बाद है स्मृति इज़ मेमोरी, ठीक है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है ऐसा। एंड अहंकार इज़ ईगो, ठीक है। तो ये सब अगर साइंस है तो क्या इसका मतलब है कि वो पर्सन लिविंग है और हम लोग उसको आयु के लक्षण, ये जो है उसको हम आयु के लक्षण में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक सबको क्लियर हो। अब मैं आगे जाती हूँ। अब इसके बाद वाला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ आयु। आपको तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये वही श्लोक है जो हमने देखा था चरक सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर का 42 नंबर श्लोक, ठीक है। वही शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्य कश्चनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते, ये वही वाला श्लोक है। तो उसमें मैंने जो आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन किया था ना कि जो बॉडी है वो अपने जो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा ये सब कंबाइन करके हमारा आयु बनता है, तो वही कंपोनेंट्स है। तो अभी शरीर दिया है, अभी शरीर में उसमें क्या एक्सप्लेन किया है ना कि हमारी जो बॉडी है ना वो पंचमहाभूत से बनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आगे ना एक टॉपिक है पंचमहाभूत सिद्धांत करके, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बेसिकली क्या है, तो वो आपको आगे समझेगा। इंद्रिय तो मैंने बताया कि सेंस ऑर्गन्स, सत्व मतलब माइंड, और आत्मा इज सोल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद वाला टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ आयु एंड आयुर्वेद। बेसिकली इट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ आयु एंड आयुर्वेद, ठीक है। अब आयु इज़ लाइफ एंड आयुर्वेद इज स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फिर आयु का पहले पढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है करके। तो अगर आपका लाइफ है तो आप उसमें एम क्या हो सकते हैं आपके लाइफ के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म इज़ बेसिकली जो राइट है, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करना चाहिए और जो आपके सोल से अटैच है, जो आपके सोल को जो एक्शन मतलब काम बेसिकली जो कर्म करना है, दैट इज़ धर्म। अर्थ इज़ पैसा, जो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जो मनी चाहिए वो है अर्थ। काम इज़ डिज़ायर, अभी हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है, लाइक कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि हाँ मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है या जो भी है, तो दैट इज़ काम। एंड मोक्ष इज़ लिबरेशन, इस पूरे वर्ल्ड से लिबरेशन मिलना। लिबरेशन तो आपको पता ही होगा कि मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं ना कि हाँ वो उनको लाइक पूरे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो है मोक्ष। तो ये सब किसका है, यूजेस आयु का। अब दूसरा वाला यूजेस या इम्पोर्टेंस हमको आयुर्वेद का बताया है। तो आयुर्वेद का ये तो शायद 10 या 15 बार, बहुत बार लोगों ने बोला रहेगा, सबको आता है श्लोक। प्रयोजनम चस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। तो एम क्या है आयुर्वेद का बेसिकली, तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब जो हेल्दी है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना,
ठीक है। जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना इस स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है। फिर अब दूसरा वाला आतुरस्य विकार प्रशमन च, जो बीमार हो गया है ना उसको क्योर करना। तो ये दोनों क्या है, मेन इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का, जो आयुर्वेद हमें सिखाता है, जो मेन एम है आयुर्वेद का वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद आई होप ये क्लियर है सबको। इसके बाद है सिद्धांत, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनो। ये जो अभी देखो सिद्धांत बहुत टाइप के हैं। क्रिया शरीर के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। तो अगर आप ये श्लोक लिखते हो ना तो आपको अगर बेसिकली एक कोई भी लाइक सिर्फ सिंगल कोई सिद्धांत पूछा ना तो भी आप ये श्लोक उस वहाँ लिख सकते हो। तो वहाँ पे क्या है, सिद्धांत नाम स यह परीक्षके बहुविधम परीक्षय हेतुभिश्च साध्यत्व स्थाप्यते निर्णय, ठीक है। तो अभी सिद्धांत बेसिकली क्या होता है, तो सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा बार टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा बार पढ़ाई की गई है उस पर, या बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की है एग्जामिनर्स ने, और उसके ये सब करने के बाद एक कंक्लूजन पे आए हैं तो उसको हम सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू गौतम न्याय सूत्र, ये सेकेंड चैप्टर में है, आपको गौतम क्या है, न्याय सूत्र क्या है, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या है ना कि पहले क्या होता है कि क्वेश्चंस और जितने भी डाउट्स हैं वो टॉपिक से रिलेटेड उनको रेज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो टॉपिक है ना इसको अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब जो है ऐसे सीक्वेंसली अरेंज किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन किया जाता है कि करके हाँ ये सब पॉइंट्स को टिक हो रहा है क्या, मतलब जितने बॉक्सेस हैं हमारे वो टिक हो रहे हैं क्या। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद जितना नॉलेज रहता है ना वो नॉलेज को एक्सेप्ट करके जहाँ जहाँ से है और कौन सी नॉलेज एक्सेप्ट करनी है कौन सी नहीं करनी है, इसके बाद एक थ्योरी प्रपोज होती है। फिर वही थ्योरी को इसके बाद इसके ऊपर कोई डाउट कोई रेज़ नहीं कर सकता, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं सिद्धांत, ठीक है। तो आयुर्वेद के ऐसे बहुत सारे मूल सिद्धांत हैं, मतलब बेसिक सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पहले तो 4 टाइप्स है वो देखो, फिर उसके बाद में आगे के और जो अलग अलग सिद्धांत है वो बताती हूँ। तो मेन 4 टाइप्स इसके क्या है ना, सतु चतुर्विद मतलब 4 टाइप्स, स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, उभयुपगम सिद्धांत, ठीक है। तो फर्स्ट है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो इट इज़ यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब कि इसमें आप ना ही चेंजेस कर सकते हो, और ये वर्ल्ड वाइड मतलब ये है एक्सेप्टेड है। लाइक अभी जैसे ये हो गया कोई ऐसा चीज़ जो तुम चेंज नहीं कर सकते। अभी जैसे जो अभी एग्जांपल देखो इधर क्या दिया, द यूनिवर्सल थ्योरी इज़ दैट विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द ट्रीटीज ऑफ सेम डिसिप्लिन इन ऑल शास्त्र दे आर एक्सप्लेन। मतलब जितने शास्त्र हैं ना आयुर्वेद के सब में उसका सेम एक्सप्लेनेशन दिया है और सब में एक्सप्लेन की गई है, तो उसको अपन सर्वतंत्र सिद्धांत बोलेंगे। अब इसमें दिया है द निदान इटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर ऑल ऑफ द डिजीज़। मतलब निदान इज़ बेसिकली अगर आपको कोई डिजीज़ हुई है, ठीक है, कोई व्याधि हुई है, तो उसके पहले के फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिजीज़ होने का। अब जैसे डायरिया, तो डायरिया के एक स्पेसिफिक ये है ना कि डायरिया क्यों होता है, या समझो फूड पॉइजनिंग ही ले लो, तो फूड पॉइजनिंग के पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो तो फिक्स है ना कि हाँ आपने बाहर का खाया, गंदा खाया, या फिर अच्छा पानी नहीं था, पल्यूटेड कुछ खाया, ऐसा कुछ रहा तो आपको डायरिया होता है। तो ये एकदम फिक्स चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, सर्वतंत्र सिद्धांत में, ठीक है। फिर प्रेजेंस ऑफ व्याधि, मतलब ऑब्वियसली कोई ये नहीं बोल सकता ना कि मैं आई एम फ्री ऑफ डिजीज़ करके, तो सबको पता है, सब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ व्याधि रहती है हर पर्सन में, तो एक ये हो गया। फिर द उपाय, मतलब उनके ट्रीटमेंट बेसिकली, तो वो ऐसे ट्रीटमेंट वो डिजीज़ के ट्रीटमेंट, अभी डायरिया की ट्रीटमेंट हर जगह अलग अलग होगी बट ऑलमोस्ट सेम ही होगी यूजुअली। मतलब डायरिया है तो बोलते कि करके आपकी जो अग्नि है वो मांद्य हो गई है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सब टेक्स्ट में ऑलमोस्ट सेम ही होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल थ्योरी, ठीक है। यूनिवर्सल थ्योरी इन द सेंस सर्वतंत्र सिद्धांत में इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद वाला है प्रतितंत्र सिद्धांत, ठीक है। तो ये ऐसे सिद्धांत है ना, मतलब अगर समझो किसी ने एक ने बोला कि हाँ ये इसमें इतने टाइप्स है,
बट कोई और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बोल रहा है कि नहीं इसमें ये टाइप्स है, और लास्ट में ऐसा होता है ना कि हम लाइक दोनों चीज़ करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, तो हमें दोनों चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। मतलब एक पर्सन के लिए ये हो सकता है बट दूसरे पर्सन के लिए वो हो सकता है, और दोनों अपने अपने जगह ठीक है। तो इसलिए एक टॉपिक जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। अब इसमें एग्जाम्पल में दिया है टेस्ट। तो आप अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि 6 टाइप्स के टेस्ट है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू चरक संहिता है। लेकिन धमार्गव तंत्र ये एक अलग रेफरेंस है, जिनमें 8 रस का ये दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है, और उसमें उन लोगों ने 2 रस एक्स्ट्रा कंसिडर किए, क्षार और अव्यक्त। अव्यक्त इज़ बेसिकली जब तुम्हें कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम इनको ये नहीं कर सकते ना कि नहीं ये रॉन्ग है करके, नहीं, उनका भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस एग्जामिनेशन हुई है, तो एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, इसीलिए ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। ठीक है, एक चीज़ अलग अलग जगह अलग अलग इससे कही गई है। अभी चरक संहिता में इंद्रिय जो हमने सेंस ऑर्गन्स देखे ना वो 5 बताए गए, लेकिन कहीं कहीं जगह पे मन को भी एज ए इंक्लूड किया गया है इंद्रिय जैसे, और फिर वो 6 ज्ञान इंद्रिय हो जाते हैं। ठीक है, फिर वही कि चरक संहिता में बोला गया है कि 3 टाइप्स के दोष हो सकते हैं, वात, पित्त, कफ। बट डिजीज़ जो है वो सिर्फ ये 3 टाइप्स ऑफ दोष की वजह से होते हैं, वात, पित्त, कफ। बट कोई कोई और जगह बोला गया है कि नहीं, दोषा के साथ और भी अलग अलग इन्फेक्शियस चीज़ें हैं जिनसे डिजीज़ हो सकते हैं। तो हर जन के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज जो है उसको हम प्रतितंत्र सिद्धांत या फिर टेक्सुअल थ्योरी बोलते हैं। अब थर्ड वाला है अधिकरण सिद्धांत, दैट इज कॉन्टेक्चुअल थ्योरी। इसका मतलब ये है ना कि व्हेन अ टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड और नोटेड डाउन मेनी अदर सिमिलर कोटेड टॉपिक्स आर डिस्कस। अब इसका बेसिकली मतलब है कि अगर तुम एक टॉपिक निकालो तो बोलते हैं ना कि अरे ये टॉपिक से मैं वो टॉपिक पे चली गई, या वो टॉपिक से, मतलब अलग अलग टॉपिक्स खुलते जाते हैं, और उसके बाद वो एक टॉपिक के बेसिस पे बाकी टॉपिक्स भी उसमें आ जाते हैं। तो फिर लिबरेटेड पर्सन व्हेन स्टेट, अब इसमें एग्जांपल देखो क्या दिया, व्हेन स्टेटिंग दैट द लिबरेटेड पर्सन मुक्त इज नॉट बाउंडेड बाय एक्शंस, द थ्योरीज ऑफ इफेक्ट ऑफ कर्मा, लिबरेशन एंड रीबर्थ आर सेड। अभी बेसिकली ये बोला है ना कि देखो जो अगर एक पर्सन जो है लिबरेटेड है मतलब मुक्त है, तो मुक्त पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके पीछे कोई एक्शंस, मतलब वो कोई एक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन फिर हम उसके बाद ये भी बोलते हैं कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, या फिर जो कर्मा है इसका वो इसको मिलेगा। अभी ठीक है, कोई इंसान मर गया है, मुक्त हो गया है जीवन से, बट उसके बाद भी हम बोलते हैं ना कि इसका पुनर्जन्म होगा, मतलब वापस जन्म लेगा, वो रीबर्थ होगा। तो वो किस बेसिस पे होगा, उसके कर्म के बेसिस पे होगा, जो उसने एक्शंस किए उसके बेसिस पे हुआ है। लेकिन हमने क्या बोला कि ये तो मुक्त हो गया है, मतलब वो फ्री हो चुका है ना अपने एक्शन से। लेकिन ऑन द अदर स्टेटमेंट हम ये भी बोल रहे कि नहीं अब इसका वापस पुनर्जन्म होगा क्योंकि इसके ये एक्शंस है। तो हम दोनों भी एक साथ में बोल रहे हैं। आपको समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मतलब एक टॉपिक है जिसको हम पहले कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा ऐसा है, कि ये नहीं है, मुक्त पर्सन है जिसके ऊपर एक्शंस लागू नहीं हो गए, मतलब उसका जो कर्म है वो उससे फ्री हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट में हम ये भी बोल रहे हैं कि नहीं इसका पुनर्जन्म होने वाला है इसके कर्मों के वजह से, मतलब उसके एक्शंस की वजह से। तो ये दोनों एक दूसरे को ये कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम अधिकरण सिद्धांत में कंसिडर करेंगे। फिर लास्ट वाला जो है वो है उभयुपगम सिद्धांत, मतलब हाइपोथेसिस। मतलब इसमें कुछ बराबर बताया नहीं है, जो थ्योरीज प्रूव नहीं हुई है, एस्टैब्लिश ही नहीं हुई है, एग्जामिन नहीं हुई है, बट किसी लाइक एकदम पुराने टेक्स्ट या कोई एकदम जो आपते इज़ बेसिकली ऐसा पर्सन ना जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो बहुत सच्चा है, जिसने बहुत पढ़ाई की है, जिसके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, उन्होंने बोला है, उन्होंने भी नहीं बोला है, और फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या फिर अभी तक वो डिबेट पे है, उस पर अभी भी डिबेट चल रही है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे उभयुपगम सिद्धांत में। ठीक है, अभी जैसे बहुत सारी चीज़ है, द्रव्य पे है, द्रव्य, गुण, वीर्य आर कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर डिस्कशन, ऑल दिस फैक्टर्स आर हाँ। तो अभी बेसिकली द्रव्य, गुण, कर्म, मतलब द्रव्य, गुण और वीर्य ये अपने अपने जगह इम्पॉर्टेंट है अब, लेकिन हम इसको सब अपने अपने जगह इम्पॉर्टेंट है, और इस पर कोई स्पेसिफिक कितना भी डिस्कशन कर लो, लेकिन अपने अपने जगह सब ठीक है, मतलब एक्सेप्टेड ही है। तो डिबेट अभी भी जिस पे चल रही है, जिस पे कोई ये नहीं है, लाइक एकदम कंप्लीट प्रूफ नहीं है, या फिर उसको ये नहीं किया, एग्जामिन नहीं किया, उसको हम उभयुपगम सिद्धांत या फिर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है वही कि हमने सिर्फ हाइपोथेटिकली सोच लिया है या हाइपोथेटिकली है,
बट मानना पड़ रहा है, उसको डिसएग्री भी नहीं कर सकते, तो वो सब जो है वो उभयपगम सिद्धांत में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाले ये थोड़े सिद्धांत हैं जो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इससे पहले आप ये लास्ट वाला स्लाइड देखो, जिसमें आपको समझ रहे क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिए हुए क्वेश्चंस है। तो आप ये क्वेश्चंस एक बार देख लेना रीड करके कि आपको सबके आंसर्स आ रहे हैं क्या। अगर आपको किसी में डिफ़िकल्टी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और ये बचे हुए जो सिद्धांत हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं ये एक एक एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक इज़ बेसिकली यूनिवर्स, पुरुष इज़ अ पर्सन, साम्य इज सिमिलर। ठीक है, अब सिद्धांत ये बेसिकली क्या है ना, इसमें कि यूनिवर्स और पर्सन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, अभी आप नॉर्मली देखो, और दो इसमें होता है ये, एक तो फंक्शनली और एक एनाटॉमिकली। तो पहले हम लोग देखेंगे श्लोक क्या है। यावंतो ही लोके भाविशेषाः तावंत पुरुषे, यावंत पुरुषे तावंते लोके। मतलब जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये नेचर में, वही सेम प्रेजेंट है अपने बॉडी में, और वैसा वाइस वर्सा, जो बॉडी में प्रेजेंट है वही नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम और एक एक नाम क्या दिया जाता है, पिंड ब्राह्मंड न्याय। ठीक है, ये इसका एक वो है हाईलाइटेड पॉइंट, तो वो आप ध्यान रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है ज़्यादा आया तो। फिर अब ये जो प्रिंसिपल है इसको हम दो चीज़ों से समझ सकते हैं। एक तो पहले एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है इसका कंपोजिशन और नेचर का कंपोजिशन सिमिलर है, और दूसरा है जैसा ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है वैसे ही अपनी यूनिवर्स भी फंक्शन करती है। तो पहले हम एनाटॉमिकली देखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखो हमारी जो बॉडी है ना वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनती है, इसको हम पंचमहाभूत सिद्धांत में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 5 महाभूत कौन से हैं ना, अर्थ मतलब वो पृथ्वी, आप मतलब वाटर, तेज मतलब फायर, वायु मतलब एयर, एंड आकाश मतलब ईथर। ठीक है, तो ये पांचों के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी बनती है। वैसे जो यूनिवर्स भी है ना, वो यूनिवर्स भी ये पांचों के कॉम्बिनेशन से ही बना है। इवन ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। बस हर एक का जो है वो कंटेंट उनमें ज़्यादा होता है, लाइक जो रेशो होता है वो रेशो अलग हो सकता है, लेकिन सब में ये 5 कंस्टिट्यूएंट तो होते ही है, बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर इसके अंदर आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे अभी एनाटॉमिकली आप देखोगे ना, तो शेप पकड़ लो, किडनी का शेप जो रहता है वो कैसा रहता है, बीन शेप जैसा रहता है, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो हम उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर और जैसे बहुत एग्जांपल्स हैं, अगर आप देखने जाओगे तो पहले फंक्शनल देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। ठीक है, फंक्शनल सिमिलैरिटी क्या होती है ना, कि जैसे अभी सन है, ठीक है, तो आप अभी सन और हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है ना उसके फंक्शंस देखो। अभी सन जो रहता है वो सुबह सुबह राइज होता है, फिर उसके बाद दोपहर में एकदम हॉट सन रहता है और शाम को कम हो जाता है। तो वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव फायर भी होती है। अगर आप सुबह के टाइम पे कुछ खा रहे हो ना तो ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट होएगा। दोपहर में आप कुछ भी खाओ, लाइक कुछ भी, वो आपको ईजिली डाइजेस्टेड हो जाता है। लेकिन वही अगर आप रात में कुछ भी खाओ ना तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है ना उसकी जो पोटेंसी है ना वो कम हो जाती है काम करने की। जैसे सन है ना उसी से कंपेयर किया है, तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा सेलेब्स ये सब होते हैं जिन लोग सनसेट के पहले ही खाना खा लेते हैं, उन लोग सनसेट के बाद अवॉइड करते खाना खाना। तो वो वैसे ही है, फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ अपनी बॉडी और इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद और एग्जांपल जब मैं आपको क्या दूँ, ये देखो इसमें क्या लिखा है, देर इज एक्सेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वायु महाभूत, वी ऑब्जर्व दैट इट कैन रिजल्ट इन वेरियस साइक्लोन, स्टॉर्म, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेस एक्टिविटी ऑफ जल महाभूत कैन कॉज हैवी फ्लड एक्सेट्रा। तो अभी वैसे ही इसका अपने बॉडी में देखते हैं। अगर हमारा वात दोष जो है हम उसको वायु महाभूत से कंसिडर कर सकते हैं, विंड सेम होता है दोनों, तो अगर वो बढ़ जाए तो क्या होता है, बॉडी में पेन होने लगता है। लाइक वात का मेन यही है कि वो पेन ये करता है, ज़्यादा पेनफुल होता है। तो फिर आपको अलग अलग जगह पे जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, या अलग अलग जितने अपने पार्ट्स है बॉडी के उसमें पेन होने लगेगा। तो ये जैसे वायु महाभूत जब बढ़ जाता है यूनिवर्स में तो साइक्लोन्स ये सब आते हैं, वैसे ही जब अपने बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है तो बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर अगर जल महाभूत बढ़ गया तो हेवी फ्लड, ये ऐसा सब होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी अगर जल महाभूत बढ़ गया तो फिर दूसरे जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। ठीक है, अभी फंक्शनल सिमिलैरिटी में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जो मूवमेंट है वो विंड और वात का तो मैंने दिया ही, सन और पित्त का, मतलब जो बॉडी में जो पित्त है ना और जो सन है वो हम कोरिलेट कर सकते हैं।
और एनाटॉमिकल का तुम्हें मैंने एक एग्जांपल तो दिया कि किडनी और बीन शेप का। फिर ब्लैडर जो है वो पियर शेप का होता है, ब्रेन जो है वो वॉलनट शेप का होता है। तो ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अभी आप अगर आयुर्वेदा में आगे आगे पढ़ोगे ना तो आपको ऐसी बहुत चीज़ें सिमिलर मिलेगी। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट भी होता है बहुत डिजीज़ को क्योर करने में, अगर इसका प्रैक्टिकल वे आप देखो तो। ठीक है, अब मैं आगे जाती हूँ। ये है शरीरस्य पंचभौतिकत्वम, जो मैंने आपको बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो वही है कि हर एक जो एलिमेंट्स है वही सर्वद्रव्य पंचभौतिक अस्मिन अर्थ है। हर एक जितना एलिमेंट है ना ये अर्थ पे वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो 5 बेसिक एलिमेंट्स वही जो मैंने आपको बताया, पृथ्वी, महाभूत, ये सब जितने आगे के प्रिंसिपल्स हैं ना वो सब क्रिया शरीर के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जब मैं क्रिया शरीर का वीडियो डालूंगी ना तो ये बचे हुए जितने भी सिद्धांत हैं ना वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी उस चैप्टर में। ठीक है, तब तक ये अभी के लिए तो इतना बस हो गया, लाइक इनफ है। आगे के सिर्फ मैं आपको बेसिक जो सिद्धांत है ना ये ऊपर से बताती हूँ, ताकि अगर इन फैक्ट कभी क्वेश्चन आया तो आप लिख पाओ। अब त्रिदोष सिद्धांत वही सिद्धांत है, मतलब कि हमारी जो बॉडी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें 3 टाइप के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। अगर ये हेल्दी है तो हम हेल्दी रहते हैं, लाइक अगर वो बैलेंस स्टेट में तो हम हेल्दी रहते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर हमें डिजीज़ कंडीशन हो जाती है। ठीक है, फिर त्रिगुण। अभी त्रिगुण इज़ बेसिकली 3 जो गुण हैं हमारे बॉडी के वो। तो गुण में क्या है, सत्व, रज, तम। ठीक है, सत्व इज़ ये सब चीज़ें ना आपको आगे है, तो अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँ ना तो वो उतना यूज़ का नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आपको बाद में ही बताने। फिर नेक्स्ट है सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य सिमिलैरिटी और विशेष डिसिमिलैरिटी। तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है ना कि अगर आप ऐसी चीज़ जो सिमिलर है वो अगर खाओ तो उससे इंक्रीज़ होता है। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आपने बहुत स्पाइसी ऑयली फूड खाया। ठीक है, तो स्पाइसी और जो ऑयली है ना ये इसके जो गुण हैं वो किससे सिमिलर है, पित्त दोष से। तो आपका पित्त दोष इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि आपने सिमिलर क्वालिटी वाला चीज़ खाया, राइट। फिर उसके बाद अगर आपको इसको सबसाइड करना है, कम करना है, तो इसके ऑपोजिट वाला तुम्हें खाना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, विशेष सिद्धांत हो गया। और ये एकदम मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है प्रैक्टिकली देखे जाए तो। अगर आपके प्रैक्टिस में ये बहुत यूज़ आएगा तो मैं आपको ये सब क्रिया शरीर में बताऊँगी। अभी आप अगर एक एक लाइन भी लिखिए या सिर्फ मेंशन किया ना आपने सिद्धांत तो मोर देन इनफ है और फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, षड्धात्मक मतलब बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट्स काइंड ऑफ, और उसके अंदर वो 5 पंचमहाभूत आते हैं और एक जो है वो आपका आत्मा आता है। ठीक है, फिर शरीरस्य दोष धातु मल मूलवत्वम। इसके अंदर आपको दोष को एक्सप्लेन करना है, धातु को एक्सप्लेन करना है, मल को एक्सप्लेन करना है, और जो शरीर है वो इसी से बनता है ये एक्सप्लेन करना है बेसिकली। मैं आपको सब एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी बाद में, अभी के लिए ये इनफ है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं एंड में, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोले थे। हाँ, तो डिस्क्राइब निरुक्ति एंड डेफिनेशन ऑफ आयु, ये हमने देखा। कंपोनेंट्स भी कंपोनेंट्स ऑफ आयु भी देखा। फिर सिनोनिम्स ऑफ आयु भी देखा, उनकी इंपॉर्टेंस भी देखा और मीनिंग भी देखा। ठीक है, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने जो बोला था ये 4 वो है। फिर रियलाइजेज दैट बैलेंस बिटवीन हितायु एंड सुखायु विल ऑफर बेटर लिविंग। अभी वही है कि हितायु और सुखायु, हित मतलब जो मैंने बताया था कि जो बेसिकली अच्छा है आपके आयु के लिए वो हितायु है, और सुखायु मतलब जो बेनिफिट वही कि जिससे आपको सुख मिलता है आयु में वो ये है। फिर उसके बाद है कि लक्षण ऑफ आयुर्वेदा जो हमने देखा, सिनोनिम्स ऑफ आयुर्वेदा। फिर डिफरेंट स्वरूप ऑफ आयुर्वेदा भी देखा हमने, और डिस्कस आयुर्वेद प्रयोजन, वो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, मथुरा से विकार प्रशमन। त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेदा भी देखा हमने। नहीं, ये नहीं देखा त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेदा, ये आपको बाद में चरक में चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर में है, तो आपकी तभी देख लेना जब मैं बताऊँगी। फिर डिफाइन सिद्धांत देखा और टाइप्स देखे उसके। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो पहले ये सिद्धांत, यूटी जो अब इससे प्रीवियस वाली यूटी हुई थी, मतलब तुम्हारे सुपर सीनियर्स की, अभी तो तुम्हारे सीनियर्स की होने वाली होगी, तो उनके यूटी में ना आयु के लक्षण पूछे थे और उस पर 2 क्वेश्चन आए थे। लाइक आयु के लक्षण 5 मार्क्स के लिए पूछा था और आत्मा का लक्षण, और वो दोनों इसका सेम ही श्लोक लिखना था। वो जो मैंने वो बोला ना प्राण अपान निमेष धावन, मतलब वो वाला श्लोक। तो अगर आपने वो श्लोक किया होता तो सोचो आपको मतलब कितने अच्छे मार्क्स मिल जाते, क्योंकि आपको दोनों श्लोक आता है और आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए, और उसके अलावा एक सिद्धांत पे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स, तो मैं बोलूँगी करो, कुछ स्किप मत करो, इसमें से गारंटी एक क्वेश्चन आएगा और बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है। तो